हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी बी12 के लास्ट बट नॉट द लीस्ट पोयम नंबर 10, दैट इज नन अदर देन माय ग्रैंड मदर्स हाउस। मैं आपको एक चीज बता दूं कि भैया ये लास्ट पोयम है तो अंत भला तो सब भला। इस कविता को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। इमोशनल कविता है, नॉस्टैल्जिक पोयम है और इस कविता में कमला दास ने बहुत सुंदर सुंदर मैसेज दिया है। इसको हम लोग शुरू करते हैं। फटाफट से शुरू करूं उसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे हमेशा की तरह आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि हम लोग जो भी कविताएं पढ़ते हैं या फिर जो भी कहानी पढ़ते हैं उसका टाइप, टोन और थीम, ये तीनों चीज हम लोग जरूर पढ़ते हैं, अनलाइक फ्रॉम अदर यूट्यूबर्स और अदर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, तो इस कविता को शुरू करते हैं। इस कविता की राइटर हैं कमला दास और इस पोयम को उन्होंने 1965 में पब्लिश किया था। ठीक है, 1965 ये ईयर मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये जो ईयर है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रखता है कमला दास के लाइफ में। इस चीज को मैं आगे कविता जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें मैं ये चीज बताऊंगा कि 1965 की चर्चा मैंने स्टार्टिंग में क्यों की थी। ठीक है, कुछ तो उनके माइंड में ऐसा चल रहा था, उनका जो लाइफ था कुछ तो ऐसा क्योस से होकर गुजर रहा था कि उन्हें अपनी दादी का घर या बचपन का जो समय है वो याद आया। ठीक है, आज ये कविता को बहुत प्यार से पढ़ेंगे क्योंकि आखिरी कविता है। अब टेस्ट सीरीज की बारी है, टेस्ट सीरीज देते रहिए और एग्जामिनेशन के रात तक हम लोग बने रहेंगे। राइट, तो देखिए, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरे दादी का घर। ओके, दादी का घर से मतलब यहां पे क्या है? देखिए, जो आपके दादा का घर है वही आपके पापा का भी घर है और जो आपके पापा का घर है वही एट द एंड रिजल्ट आपका भी घर है। तो कमला दास अगर चाहती तो वो सीधा ये भी कह सकती थी कि माई विलेज एट होम, मतलब गांव वाला मेरा घर, लेकिन उन्होंने दादी को यहां रेफर क्यों किया, इस चीज को हम लोगों को इस कविता में समझना है। देखिए, मैं क्वेश्चंस जानबूझ के आपके सामने राइज करता हूं ताकि आप उन सवालों के जवाब ढूंढने निकले। और एक बड़ी पुरानी कहावत है कि एक तेरे पीछे चलते चलते जाने में कितनों से आगे निकल आया। मेरे सवालों के पीछे अगर आप पढ़ेंगे तो आप चैप्टर के भीतर गहराई से ऐसे ऐसे सवाल ढूंढ निकालेंगे, खुद से ढूंढ निकालेंगे, जो बोर्ड वाला उस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, पहले हम लोग समझते हैं इस कविता के टाइप को कि आखिर ये किस टाइप की पोएट्री है। तो ये जो पोयम है आप इसको बायोग्राफिकल पोयम कह सकते हैं। बायोग्राफिकल पोयम का क्या मतलब होता है? आप देखिए, बायोग्राफी तो आप जानते हैं, बायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। मतलब कोई व्यक्ति जब अपने जिंदगी के बारे में कोई कहानी लिखता है, कोई बुक लिखता है, तो उसको बायोग्राफी कहते हैं। राइट, तो इन्होंने भी अपने जीवन, अपने बचपन, अपने ही जिंदगी के बारे में, अपने ही दादी के घर के बारे में कविता अपने बचपन को रिलेट किया है। तो दिस पोयम मे बी कॉल्ड बायोग्राफिकल पोयम। राइट, तो इस कविता का जो टाइप है वो बायोग्राफिकल है। दूसरा कि भैया इस कविता का थीम क्या है, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पोयम। मतलब थीम का मतलब होता है कि राइटर का क्या उद्देश्य है इस कविता को लिखने के पीछे, राइटर ने क्या सोच के इस कविता को लिखा है। तो देखिए, इस कविता का जो थीम है वो लव एंड सेपरेशन हो सकता है। लव एंड सेपरेशन मतलब प्रेम, आप किसी से प्यार करते हो और प्यार में आप उससे बिछड़ जाते हो। इस कविता में अपने दादी से बहुत प्यार करती हैं और दादी से बिछड़ गई हैं, बिछड़ना पड़ता है एक दिन। व्हाट विल कम विल गो, जो आएगा उसको निश्चित रूप से जाना पड़ेगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है भैया कि मीटिंग एंड डिपार्चर इज द रूल ऑफ द नेचर। मिलना और बिछड़ना ये इस प्रकृति का नियम है, जो आया है वो चला जाएगा। तो थीम क्या हो गया? लव एंड सेपरेशन। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बाकी लोग नहीं बता रहे उसको कहते हैं टोन, कि मतलब राइटर जो है वो इस कविता का टोन उन्होंने क्या रखा है। तो इस कविता का टोन उन्होंने सैड, मतलब इस कविता को चूंकि वो लव जिससे करती है वो से सेपरेट हो गई है, तो उनका जो बोली जो उनकी निकलेगी वो ऑब्वियसली सैड निकलेगा। और दूसरा नॉस्टैल्जिक भी आप इसको कह सकते हैं। नॉस्टैल्जिक क्या होता है ये मैं आपको कविता में समझा रहा हूं। ये जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक, स्मॉल बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो अभी आपके सामने है। टाइप क्या है इसका? तो बायोग्राफिकल है। दूसरा थीम क्या है पोयम का? तो लव एंड सेपरेशन है। और टोन क्या है? तो सैड एंड नॉस्टैल्जिक है। एक चीज इस थीम पर ध्यान देंगे। देखिए, थीम का मतलब होता है उद्देश्य। राइट, तो कविता का जो उद्देश्य होता है वो कोई जरूरी नहीं है कि लव एंड सेपरेशन बस एकलौता यही थीम होगा। बहुत सी चीजें हो सकती है, नॉस्टैल्जिक हो सकता है, ब्यूटीफुल मेमोरीज हो सकती है, डिस्ट्रक्शन हो सकता है। थीम एक कविता का एक से ज्यादा होता है। आप इस कविता को पढ़ें, आपको इसका जो उद्देश्य लग रहा हो, आपको जो इसके बीच में बातें, जो दर्द समझ में आया हो, आप उसको थीम समझ सकते हैं। मेरे हिसाब से लव एंड सेपरेशन है। राइट, तो अभी हम लोग इसको शुरू करते हैं। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरे दादी का घर, बाई कमला दास। थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखिए,
इस कविता को पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बता दूं ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में। ओके, देखिए ह्यूमन साइकोलॉजी कहता है कि एक इंसान, जैसे आप हैं, मैं हूं, तो हम लोग जब जवान होते हैं, जब यंग होते हैं, हम लोग, हमारे भीतर ताकत होता है, हमारे सामने बहुत सी लंबी चौड़ी दुनिया होती है, हमारे लिए स्काई इज द लिमिट होता है। तो पूरी जिंदगी इंसान आगे बढ़ना चाहता है, पैसे कमाना है, आगे बढ़ना है। जो छोटे शहर में है उसको बड़े शहर में जाना है, जो बड़े शहर में उसको अपने से और बड़े शहर में जाना है। मतलब इंसान जब जवान होता है, यंग एंड एनर्जेटिक, अलाइव एंड किकिंग, जिसको कहते हैं आजकल स्लैंग में, जेनजी के भाषा में, तो अलाइव एंड किकिंग जब इंसान होता है तो उसको आगे बढ़ना होता है। लेकिन जब आगे बढ़ते 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 उसको दुनिया की असलियत पता चलती है कि भैया मैं बहुत आगे निकल आया, लेकिन जो असली प्यार था, जो मेरे अपने लोग थे, जो मेरे से सच में मोहब्बत करते थे, वो इस बाहर दुनिया में नहीं है, वो पीछे घर में छूट गए हैं, तो इंसान वहां पे लौटना चाहता है। ऑब्वियसली, जैसे अभी आपको क्या लगता होगा, अभी आप सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स बनाने में हैं, आपको सोशल मीडिया पे लाइक चाहिए, आपको व्यूज ज्यादा चाहिए, आपको सब्सक्राइबर ज्यादा चाहिए, फॉलोवर ज्यादा चाहिए। आपको क्या लगेगा कि यही असली दुनिया है, जबकि असली दुनिया वो नहीं है। असली दुनिया आपके पीछे है, मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी अगर जिंदा हैं तो वो हैं। दे आर द पीपल हु लव यू अनकंडीशनली, विदाउट एनी डिमांड, विदाउट एनी विशेष। ठीक है, वो आपसे सच में प्यार करते हैं। तो कमला दास के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। कमला दास, एक समय था, बची रही होंगी, पढ़ने लिखने के लिए शहर चली गई। फिर वो उन्होंने बहुत पढ़ाई की, बहुत पैसे कमाए, बहुत शोहरत कमाया, बहुत नाम कमाया, ऊंची ऊंची इमारतें उनकी बन गई। अब जब बाहर की दुनिया से उनका मन भरा है, उनका दिल टूटा है, तो उनको याद आती है उनकी अपनी दादी, जो उनसे सच में प्यार करती थी। जब वो छोटी बच्ची थी तो अपने बचपन के चीज को वो याद करती हैं। और यहां हमें टर्म मिलता है दोस्त, नॉस्टैल्जिक। व्हाट डू यू फाइंड हियर? वी फाइंड हियर बीइंग नॉस्टैल्जिक। अब देखिए नॉस्टैल्जिक होने का मतलब क्या होता है। देखिए नॉस्टैल्जिक एक वर्ड है जिसका मतलब होता है NOSTALGIC। नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है पुरानी याद में खो जाना। पुरानी याद मतलब चूंकि वो अब बड़ी हो गई हैं, उनको उनकी दादी याद आ रही हैं, तो वो थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक हो जाती हैं, अपने बचपन के समय को, पुराने दिनों को वो याद करने लगती हैं। और उस याद में इन्होंने इस कविता को यहां पे लिखा है। ओके, तो यहां पे अब कमला दास कहती क्या है ये देखेंगे। वो कहती है कि देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। whom is I used for? आई का इस्तेमाल यहां किसके लिए हुआ है? तो आई का यूज हुआ है भैया कमला दास के लिए। बिहार बोर्ड वाले ध्यान देंगे, ऑब्जेक्टिव ऐसा सवाल पूछता है, आपको एक लाइन देगा और कहेगा कि इसमें आई का यूज किसके लिए हुआ है, राइट? तो देखिए देयर इज ए हाउस, एक घर है, नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, एक घर है यहां से बहुत दूर जहां एक बार कभी मुझे प्यार मिलता था। बात समझ में आ रही है? मतलब देखिए दूरी बढ़ी है, ये डिस्टेंस एग्जैक्ट डिस्टेंस की बात नहीं कर रही है, ये बात कर रही है दिल से दूरी, शरीर से दूरी। ऑब्वियसली दूरी बढ़ गई है, मैं तो शहर में आ गई और वो घर जहां मुझे सच में प्यार मिलता था वो घर मेरे से अब बहुत दूर छूट गया है, मेरे से बहुत आगे निकल गया। तो देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, एक घर है कहीं छोटा सा जहां सच में मुझे प्यार मिलता था। दैट वुमन डाइड, द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस, वो महिला अब नहीं रही, अब वो महिला मर चुकी है और वो घर अब सन्नाटे में, खामोशी में खो गया है। साइलेंस मतलब खामोशी। दैट वुमन डाइड, विच वुमन? तो वो बात कर रही हैं अपने ग्रैंड मदर की। ठीक है, इज हर ग्रैंड मदर स्टिल अलाइव? क्या उनकी दादी अभी जिंदा है? जवाब है नो, दैट वुमन हैज डाइड, वो महिला मर चुकी है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द हाउस नाउ? अब उस घर पे क्या असर पड़ा है? तो दैट हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस, अब वो घर सन्नाटा हो गया, खामोश हो गया है, जिस घर में कभी मुझे सच में प्यार मिला करता था। यहां तक का प्लॉट क्लियर है। आगे कहती हैं स्नेक्स मूव्ड among books I was then too young to read, उन किताबों के बीच में अब सांप घूमा करते हैं जिन किताबों को तब पढ़ने के लिए मैं छोटी थी। यहां देखेंगे, यहां जो स्नेक वर्ड का यूज हुआ है बाबू, यहां ध्यान देंगे, ये जो स्नेक है
ये एक सिंबल है। स्नेक का मतलब सांप तो होता ही है, बट राइटर ने यहां पे सिंबोलिज्म का यूज किया है। यहां स्नेक का मतलब लोनलीनेस है। क्या है यहां स्नेक का मतलब? लोनलीनेस, अकेलापन, तन्हाई को वो स्नेक से कंपेयर कर रही है। कहती है स्नेक्स मूव अमॉन्ग दोज बुक्स आई वॉज देन टू यंग टू रीड। जिन किताबों को तब पढ़ने के लिए मैं छोटी थी, उन किताबों को पढ़ने के लिए अब मैं पढ़ नहीं सकती, क्योंकि उसमें सांप घूमते हैं। सांप का मतलब यहां एग्जैक्ट लिटरल सांप नहीं है। सांप, चूहा, छिपकली, कॉकरोच, दीमक, ये लग गया होगा। देखिए राइटर यहां इस लाइन से समझाती क्या है। किताब के कविता को समझना पड़ता है। कहानियां जो होती हैं वो सीधी चलती हैं, लेकिन जो कविताएं होती हैं उनका एक डीप मतलब होता है, एक भावना होती है। और अगर आपने कवि के भाव को नहीं समझा तो आपने पता है एग्जैक्टली क्या किया? आपने रसगुल्ला को पॉलिथीन में लपेट के चाट लिया। सामने है रसगुल्ला, टेस्ट आपको कभी नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल वैसा, ये इस चीज को समझिए। देखिए आदमी, जैसे अभी छोटा सा एक बच्चा है, जो चीज इंसान को नहीं मिलता है, इंसान का अट्रैक्शन उधर ही जाता है। अपोजिट इज ऑलवेज अट्रैक्ट। जैसे अभी मान लीजिए कि आप स्कूल में पढ़ते हैं, सपोज करिए जब आप स्कूल में पढ़ते हैं 9th-10th के अपने दिन को याद करिए, तो जब आप स्कूल में होते हैं तो आप स्कूल नहीं जाने के बहाने ढूंढते हैं। आपकी तबीयत ठीक होती है, फिर भी आप एप्लीकेशन लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, फलना चिल्ला दिस दैट लहसुन लिख के, और आप उसमें लिखते हैं कि 2 दिन 3 दिन से मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं स्कूल नहीं आ पाया। स्कूल है तो आप जाना नहीं चाहते। एक समय आता है दिसंबर के महीना में जब स्कूल वाला फेयरवेल कर देगा, आ कहेगा बउआ जा आज के बाद से बिहार से मौत ही है। अब जब आप स्कूल का गेट भी देखेंगे ना कहीं इंस्टाग्राम पे या रील वगैरह पे, तो आपका दिल वहीं पे चला जाता है, बाप रे मेरे स्कूल, मेरा बचपन का दिन, आपको वो हमेशा याद आता है। आपको जो आपका दोस्त, लड़का हो लड़की हो, लगातार मैसेज कर रहा होगा, लगातार कॉल कर रहा होगा, पता है आप क्या करते हैं? आप उसको इग्नोर करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये लौंडा हमको इरिटेट कर रहा है। आपका ध्यान कहां अटका हुआ है? उस आदमी के मैसेज के ऊपर जिसकी आईडी आपको नहीं पता, या जिसने आपको ब्लॉक करके रखा होगा। आप हमेशा उसी के पीछे पागल रहते हैं। तो जो मिलता है उस समय इंसान अहमियत समझता नहीं है, जब वो मिलना बंद हो जाता है तो अहमियत समझ में आती है। देखिए बचपन में मुझे वो किताबें मिलती थी और मैं उनको पढ़ नहीं पाती थी। अब वो किताबें पढ़ने के लिए सामने हैं, लेकिन अब मैं चाह के भी नहीं पढ़ सकती। कैसे नहीं पढ़ सकती? क्योंकि उसमें तो दीमक लग चुका है, चूहा ने काट दिया, सांप उसके बीच में घूम रहा है। बात समझ में आ रही है? तो अमॉन्ग बुक्स आई वाज देन टू यंग टू रीड। ठीक है, उन किताबों को जब मैंने अपने दादी के घर जाके देखा, ये बचपन की किताबें, इसमें लिखा था मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ये एक अलग सा सेंसेशन मेरे भीतर क्रिएट करता है। एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, और मेरा शरीर बिल्कुल चांद की तरह ठंडा पड़ गया। ठंडा पड़ने का मतलब क्या है? ठंडा पड़ना एक मेटाफर है। इसका मतलब होता है शरीर बेजान हो जाना, सेंसलेस हो जाना, गर्माहट होना शरीर में, मतलब एनर्जी होना, एंथुसियाज्म होना। तो मैं बिल्कुल ठंडी पड़ गई, मेरे भीतर का जान बिल्कुल खत्म हो गया उस बचपन के किताबों को देखकर। ओके, मुझे दादी और याद आने लगी। आगे कहता है, अब यहां पे ये अपना रिग्रेट करती है। इस लाइन में राइटर जो है वो रिग्रेट करती हैं, वो अपने दुख को व्यक्त करती हैं। वो कहती क्या है? हाउ ऑफ्टन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू पियर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज और टू जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर। जब मैं शहर में थी तो कई बार मैंने सोचा कि मैं एक बार उस गांव के घर में जाऊं, एक बार अपने दादी से मिलूं, बचपन की तरह खिड़की पे खड़ा होकर फिर से सरसराती हुई ठंडी हवा को अपने चेहरे पे मैं महसूस करूं। बच्चे जो होते हैं खिड़की पकड़ के खड़ा हो जाएगा, घंटा घंटा भर आसमाने से खेलेगा, अब आओ 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 ऐसा करता रहता है बच्चा, आपने देखा होगा। तो मैंने भी कई बार सोचा कि एक बार मैं उस दादी के घर जाऊं, उन किताबों को पढ़ूं, एक बार फिर से उस दरवाजे को घूमूं, उस आम के झूले को मैं फिर से देखूं, उस आम के पेड़ को, एक बार फिर से खिड़की पे खड़ी हो जाऊं। लेकिन अब जब मैं खिड़की के बाहर देखती हूं तो कोई आने वाला नहीं है। अब चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। यहां वो अपना रिग्रेट, अपना तकलीफ वो जाहिर करती हैं। और इन वाइल्ड डिस्पेयर पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट टू हियर टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग। यहां इस चीज को देखेंगे, यहां पे जो डार्कनेस है वो वहां के इमोशंस की बात कर रहा है। इमोशंस हैं ये। डार्कनेस, जो वर्ड डार्कनेस का मतलब अंधकार तो होता है, बट हियर डार्कनेस इज अबाउट इमोशन। मैं अब चाहती हूं कि यहां के अकेलापन को भी, तन्हाई को भी, इस अंधकार को भी लेके चलूं और यहां लेके आऊं, इस शहर के घर में लेके आऊं। दरवाजे के बाहर कम से कम घूरते हुए, घुरियाता हुआ कुत्ता। यहां देखिए वर्ड जो है ब्रूडिंग डॉग, ये जो ब्रूडिंग डॉग है ना, लाइक अ ब्रूडिंग डॉग,
ये एक सिमली है। आगे किताब कविता के लास्ट में हमेशा की तरह मैं आपको डिवाइसेस वगैरह बताऊंगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। यहां देखिए, यहां बिल्कुल ये तन्हाई में बैठी हुई हैं और यहां ये कुत्ता दिखाई दे रहा है, अंधेरा है, कुत्ता ढेर करिया है तो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आप देखिए, आई देखिए कुत्ता दिख रहा है, ठीक है, यही कुत्ता है। ठीक है, तो ये जो कुत्ता है उसकी तरह, ठीक है, मैं चाहती हूं इस अंधकार को भी बाहर, यहां पर डिप्रेस्ड हो गई हैं वो, तो वो कहते हैं कि इस अंधेरे से मैं बाहर निकलना चाहती हूं, मैं फिर से अपने दादी से मिलना चाहती हूं। यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, कैन यू, जब तुम इस घर को देखोगे, मेरे गांव के घर को जब तुम देखोगे, तो यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, कैन यू, दैट आई लिव्ड इन सच ए हाउस एंड वॉज प्राउड एंड लव। डार्लिंग, जब तुम मेरे गांव के इस घर को देखोगे तो तुम्हें भरोसा ही नहीं होगा, भरोसा होगा कि कमला दास इतनी बड़ी राइटर का ये टूटा फूटा झोपड़ी खपड़ा ऊपर से फूट गया है। बात समझ में आ? देखिए, जैसे मान लीजिए नरेंद्र मोदी, ठीक है, अभी नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं भैया, लेविश लाइफ है उनका, एकदम लग्जरी के साथ, कंफर्ट के साथ, प्लेन वगैरह 20-25 गाड़ी से घूमते हैं। जब आप उनके गांव के घर में जाएंगे, आपको इस बात पे भरोसा होगा कि नरेंद्र मोदी हैं, योगी आदित्यनाथ है, इनके भाई कोई किराना का दुकान चला रहे हैं, कोई किसी कंपनी में क्लर्क का काम कर रहा है, गांव का घर देखिएगा तो खपड़ा छावाया हुआ है, टूटा हुआ है। तो बड़े जो लोग होते हैं उनको लेके हम लोग के माइंड में एक माइंडसेट होता है कि भैया इनका सब कुछ बड़ा बड़ा होगा, सब कुछ बड़ा बड़ा होगा का मतलब घर द्वार गाड़ी घोड़ा सब बड़ा होगा। राइटर यहां पे कह रहे हैं कि देखो, तुम जब मेरे इस घर को देखोगे तो यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, कैन यू, कि मैं इस छोटे से ही घर में रहती थी और मुझे सच में प्यार मिलता था, और ये वो घर है जो छोटा था लेकिन यहां के लोगों का दिल बड़ा था। ये जो शहर की इमारत है वो मकान लंबी चौड़ी है लेकिन इन शहर वालों का दिल जो है वो छोटा है, उसमें प्यार मेरे लिए नहीं है। I who have lost my way and beg now at a stranger's door to receive love at least in a small change. मैं जिसे कभी भर भर के प्यार मिलता था तो उस गांव के घर को छोड़ के चली आई। इसलिए वो कहती हैं I who have lost my way, मैं रास्ता भटक चुकी हूं। रास्ता भटक चुकी हो क्या मतलब कि एक समय था जब गांव के घर में प्यार मिलता था भर भर के, तो उसको मैंने छोड़ दिया और इन नकली लोगों के चकाचौंध के पीछे मैं शहर में चली आई, तो I lost my way. How did she lost her way? उन्होंने अपना रास्ता कैसे गंवा दिया? Because the way where she received love, she left that. जिस रास्ते पे उनको प्यार मिलता था उसको उन्होंने छोड़ दिया और वो वहां पे चली आई जहां पे नकली और बनावटी लोग हैं जो उनसे प्यार नहीं करते। अब मैं दर दर भटकती हूं लोगों की तलाश में कि कोई तो मिले, थोड़ा तो प्यार कर ले, कि इस सुनी पड़ी जिंदगी में, इस डिप्रेशन में, इस एंग्जाइटी के हालत में कुछ सुकून मिल जाए। लेकिन क्या वो सुकून मिलने वाला है? वो सुकून मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो उस घर को छोड़ आई हैं जहां सच में प्यार मिलता था। आपकी तरह, मेरी तरह, हर किसी की तरह हम लोग बाहर के बनावटी दुनिया के चकाचौंध में इतने अंधे हो गए हैं कि हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा कि हमारी अपनी मां, हमारा अपना बाप, दादा दादी, यही हमसे प्यार करने वाले हैं। बाकी जो लोग हैं वो बनावटी लोग हैं, वो नकली लोग हैं, वो आपसे मोहब्बत करते हैं पर वजह के लिए करते हैं, बेवजह और निस्वार्थ। बाहर की दुनिया में कोई आपसे प्यार नहीं करता परिवार को छोड़ के। ठीक है, ये उनका तकलीफ हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा इसके डिवाइसेस को देखते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हमें मिलता है मेटाफर, द कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक एज सच, सो ब्लड टर्न कोल्ड, यहां पे हमें मेटाफर मिल गया। दूसरा है सिमली, सिमली लाइक अ ब्रूडिंग डॉग। ठीक है, अपने डिप्रेस्ड जीवन को ब्रूडिंग डॉग से वो कंपेयर करती हैं और उन्होंने लाइक का भी यूज किया है, तो वी फाइंड सिमली हियर। थर्ड है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, you know, when a non-living thing or an idea or an animal is given human qualities, human behavior, it is called personification. Okay, so house is given qualities, imagery, snake moved along those houses, right? So here was the end of this poem. Thank you so much. टेस्ट सीरीज को करते रहिएगा, हम लोग ग्रामर सेक्शन टेस्ट सीरीज लगातार आपके पास लाते रहेंगे। कल मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।